हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने YouTube चैनल बागनाथ क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय मरुस्थल इंडियन डेजर्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सभी दोस्त जितने भी हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और जो नए दोस्त जुड़े हैं दोस्तों, वो सभी इस वीडियो को फर्स्ट से लेके लास्ट तक देखना ना भूलें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं भारतीय मरुस्थल। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें ये पता होना चाहिए, जो भारतीय मरुस्थल है उसको थार डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। किस डेजर्ट के नाम से? थार डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, अगर हम इसको इंडियन मैप में देखते हैं, भारतीय मानचित्र में अगर हम इसे देखते हैं, तो दोस्तों इसका जो सबसे पहले हम ये देखेंगे भी इसका विस्तार कहाँ कहाँ है। तो दोस्तों, अगर हम देशों की बात करते हैं तो मुख्यतः यह भारत और पाकिस्तान, ठीक है, यहाँ कौन सा देश है? पाकिस्तान, इन दो देशों में फैला है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान इन दो देशों में फैला हुआ है। भारत में इसका क्षेत्रफल ज्यादा है और पाकिस्तान में कम है, लगभग 85%। ठीक है, 85% क्षेत्रफल इसका भारत के अंतर्गत आता है और 15% क्षेत्रफल जो है पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। और दोस्तों, अगर हम इसकी विस्तार की बात करते हैं तो देखिए, पंजाब का दक्षिणी भाग, हरियाणा का दक्षिणी भाग, और यहाँ आपके अरावली हिल्स हैं, यानी अरावली हिल्स राजस्थान, इसके पश्चिम में, राजस्थान के पश्चिम में, कहने का मतलब है पश्चिमी राजस्थान, और यहाँ कौन सा है? गुजरात, गुजरात का उत्तरी भाग। देखो, इतने राज्यों में इसका विस्तार है। कहाँ कहाँ? एक तो है इसका दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी पंजाब। दूसरा जो है दोस्तों दक्षिणी हरियाणा, यानी हरियाणा का दक्षिणी भाग, दक्षिणी हरियाणा। और पश्चिमी राजस्थान, राजस्थान का पश्चिमी भाग, यहां पर लिख देता हूं मैं, पश्चिमी राजस्थान। और यहाँ ये गुजरात का उत्तरी भाग, गुजरात का उत्तरी भाग, जिसको हम कह सकते हैं उत्तरी गुजरात। ठीक है, उत्तरी गुजरात 1 2 3 4 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, क्या क्या पढ़ा हमने? जो इंडियन डेजर्ट है उसको थार डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। इसका जो विस्तार है भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत और पाकिस्तान दो देशों के अंतर्गत इसका क्या है? विस्तार है। भारत में 85% जो है भारत में है इसका क्षेत्रफल, और 15% है पाकिस्तान में फैला है। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है। कौन सा? पंजाब प्रांत है। और यहाँ आपका सिंध प्रांत है। कौन सा प्रांत है? सिंध प्रांत है। तो दोस्तों याद रखना, इतने क्षेत्र में ये फैला हुआ है भारतीय मरुस्थल। अब हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ जो वर्षा होती है बहुत कम होती है, बहुत कम। अगर हम देखते हैं तो एनसीईआरटी बुक के अनुसार हम बता सकते हैं, यहाँ जो वर्षा होती है दोस्तों 150 मिलीमीटर से भी कम होती है। 150 मिलीमीटर को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 15 सेंटीमीटर के आसपास, 15 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ क्या होती है? वर्षा, बहुत कम वर्षा होती है। ठीक है, कम वर्षा की वजह से यहाँ वनस्पति रहित क्षेत्र है। ठीक है, वनस्पति विहीन क्षेत्र है। तो जीव, ऐसे जीव पाए जाएंगे जो इसके साथ, इस क्लाइमेट के साथ, ठीक है, इस क्लाइमेट के साथ एडजस्ट कर सके। ठीक है, इस क्लाइमेट के साथ अनुकूलन कर सके। तो दोस्तों, अगर हम इसकी बात करते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर जो इसकी लंबाई है वो लगभग 640 किलोमीटर है। कितना है? 640 किलोमीटर है। अगर हम, केवल मैं भारत के संदर्भ में कह रहा हूं, ठीक है, अगर हम चौड़ाई, इसकी चौड़ाई की बात करते हैं दोस्तों, तो वो है आपकी 300 किलोमीटर। ठीक है, और इसके अगर कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं, भारत के अंतर्गत इसका कुल कितना क्षेत्रफल है? तो दोस्तों लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 640 गुणा 300 करेंगे तो लगभग लगभग जो है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। कितना? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। अगर हम पूरे पाकिस्तान वाले क्षेत्र को भी देख लेते हैं, तब इसका क्षेत्रफल जो है दोस्तों
2,38,000 के आसपास है। 2,38,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है इसका कुल क्षेत्रफल। ठीक है, तो आप लोगों का इतना क्लियर हो गया। इसके बाद अब देखिए दोस्तों, अरावली के पश्चिमी में, ठीक है, ये अरावली पहाड़ियां हैं। ठीक है, अरावली पहाड़ियों के पश्चिम सिरे में, ठीक है, पश्चिमी किनारे में, उत्तर पश्चिम भी कह सकते हैं, यहाँ जो है मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा, वृष्टि बहुत कम होती है और वनस्पति विहीन क्षेत्र है। तो यहाँ याद रखना बच्चों, क्योंकि ये पूरा क्या है, बालू के ही भरा हुआ क्षेत्र है, बालू से ही भरा हुआ क्षेत्र है, पूरा इसमें बालू ही बालू है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ क्या होता है, जो दैनिक तापांतर होता है, वार्षिक तापांतर होता है, वो बहुत ज्यादा पाया जाता है। कैसे, देखिए, दिन के समय में जो बालू होता है बच्चों, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ जाती है, बात समझ रहे हैं, और रात के समय बालू बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। तो कहने का मतलब है अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बहुत ज्यादा खासा अंतर दिखाई देता है। इसलिए यहाँ पर जो है दैनिक तापांतर और वार्षिक तापांतर तो हुआ ही हुआ बच्चों, बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं, याद रखना दोस्तों, अगर हम बात करते हैं यहाँ की क्लाइमेट की, तो गर्मियों के मौसम में, ठीक है, गर्मियों के मौसम में यानी मई जून के आसपास जो है यहाँ का जो तापमान है दोस्तों, लगभग 55 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है। इतनी भयंकर गर्मी पड़ जाती है, बात समझ रहे हैं, कितना, 55 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पहुंच जाता है। और यहीं से जो है लू स्टार्ट होती है, बात समझ रहे, लू क्या है, गर्म हवा तो है, बात समझ रहे, 55 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पहुंच जाता है गर्मियों के मौसम में। ठीक है, अगर हम जाड़ों के मौसम की बात करते हैं तो यहाँ का तापमान बहुत नीचे गिर जाता है, -0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाता है, यानी माइनस में तापमान रहता है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कितना ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों यहाँ पर कम, इसके साथ साथ ऐसी नदियां यहाँ पाई जाती है जो कम क्षेत्रफल पर बहती है, उसके बाद अदृश्य हो जाती है। जैसे यहाँ की जो मुख्य नदी है, बहुत सारी है, जवाई है, लूनी है। लूनी ऐसी नदी है दोस्तों जो स्थलीय अपवाह तंत्र का क्या है, प्रतिरूप। ठीक है, ये अपवाह क्या होता है, स्थलीय अपवाह क्या होता है, ये जब मैं आपको ड्रेनेज सिस्टम अपवाह तंत्र पढ़ाऊंगा तो उस समय बहुत अच्छी तरह से इसको समझाऊंगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो सबसे यहाँ ज्यादा बसा हुआ क्षेत्र है, वो राजस्थान का जोधपुर है। कौन सा है, जोधपुर है। ठीक है, इसके अतिरिक्त तो ऐसे बहुत सारे हैं, जैसलमेर है, और क्या कहते हैं आपका चूरू है, बहुत सारे हैं। ठीक है, हीरानगर है, इतने सारे क्षेत्र यहाँ जो है क्या कहते हैं रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जनजातियां, बहुत सारी ऐसी जनजातियां हैं जो काफी कुशल मानी जाती है, बात समझ लो। जैसे यही समाज, एक गुर्जर समाज है, उन लोगों ने काफी प्रगति कर ली। यहाँ की इस क्षेत्र के जो जनजातियां हैं, जो लोग हैं, काफी मेहनती माने जाते हैं और उनमें देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी है। तो दोस्तों इसके अतिरिक्त हम अब क्या पढ़ेंगे, देखो, जो यहाँ के चट्टान है, इस क्षेत्र के जो चट्टानों की संरचना है वो किसके समान है, प्रायद्वीपीय पठार के चट्टानों के समान है। ठीक है, ऐसा माना जाता था, यह क्षेत्र पहले जो था समुद्र का हिस्सा हुआ करता था। किसका हिस्सा हुआ करता था, समुद्र का हिस्सा। आकल में स्थित जो जीवाश्म पार्क है, बात समझ रहे, आकल यहाँ जैसलमेर के आसपास है। ठीक है, तो वहां की जो कास्ट जीवाश्म पार्क है दोस्तों, उससे पता चलता है यह क्षेत्र मेसोजोइक काल का था। ठीक है, मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र जो है समुद्र का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र जो था समुद्र का हिस्सा हुआ करता था। इस बात का जो हमें प्रमाण मिलता है वो यहाँ जैसलमेर के में आकल, ठीक है, कास्ट जीवाश्म पार्क में जो प्रमाण हैं, उन प्रमाणों से इस बात की हमें जानकारी मिलती है। दोस्तों यहाँ जो है अनेक खारे पानी की झील भी पाई जाती है, जैसे सांबर झील है, बात समझ रहे हैं, आपको पता होगा, लूनकरणसार है, डीडवाना है, आदि आदि झीलें यहाँ पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ का पानी इतना ज़्यादा, और उन झीलों से जो है नमक प्राप्त किया जाता है। ठीक है,
नमकीन पानी की झीलें होती हैं, और खारा पानी की झील कह सकते हैं उनसे, हम उनको क्या कह सकते हैं। यहाँ पर जो है बहुत सारी झीलें हैं, सांबर, डिडवाना, लुनकरनसार आदि आदि यहाँ झीलें पाई जाती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ जो वनस्पति होती है वह किस प्रकार की होती है। जो वनस्पति होती है, यहाँ पर ऐसी वनस्पति होती है जिसकी जड़ क्या है, लंबी हो, ठीक है, जिसका रूट क्या हो, लंबा हो, बात समझ रहे हो, मोटी छाल वाली, ठीक है, और जिनकी पत्तियां क्या होंगी, बिल्कुल नुकीली, कांटेदार, बात समझ रहे हो, क्योंकि इस क्षेत्र में वृष्टि कम होती है और वाष्पीकरण की प्रक्रिया बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया बहुत ज्यादा होती है और वर्षा बहुत कम होती है। इस कारण यहाँ ऐसी वनस्पति पाई जाती है जो यहाँ के क्लाइमेट के साथ एडजस्ट कर सके। उसमें हम कह सकते हैं कैक्टस है, नागफनी है, बबूल है, बात समझ रहे। तो और यहाँ जो जानवर हैं बच्चों, अधिकतर वैसे तो घोड़े, गधे और ऊंट यहाँ का सबसे मुख्य जानवर है। कौन? ऊंट। ऊंट को इस डेजर्ट का, बात समझ रहे हो, रेगिस्तान का क्या कहा जाता है, जहाज भी कहा जाता है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इतनी चीजें आपने याद करनी है किसमें, भारतीय मरुस्थल के अंतर्गत, ठीक है। यहाँ की मैंने जो नदी बताई, लूनी नदी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बात समझ रहे हैं। लूनी नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कुछ समय तक प्रवाहित होती है, बाद में कच्छ के रण में ये जो है अदृश्य हो जाती है। और इसका जो विस्तार है वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि यहाँ से यहाँ तक इसका 640 किलोमीटर है, ऐसे करके 300 किलोमीटर है, लगभग 1,75,000 के आसपास इसका क्षेत्रफल है भारत में। अगर दोनों देशों की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत में इसका विस्तार है, और भारत में दक्षिण पंजाब और हरियाणा का दक्षिणी भाग, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात में यह इतने क्षेत्र में यह फैला हुआ है। तो लगभग 2,38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के आसपास इसका विस्तार है। तो दोस्तों आज भारतीय मरुस्थल के अंतर्गत हम इतना ही अध्ययन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए मैं भारत का अगला भौतिक विभाग लेके आऊंगा। और तो तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों जो हमारे चैनल से नए दोस्त जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप लोग इसी प्रकार अगर स्नेह प्यार हमें देते रहेंगे तो मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे टॉपिक लेके आने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हो सकता है मैं आप लोगों के लिए एक प्रश्न सीरीज लेके आता हूँ, ठीक है। उसमें जो है हम कम से कम 10 से 15 प्रश्नों को एक दिन में हल करेंगे, और ऐसे प्रश्न होंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बागनाथ।